स्टार्ट करने भगवान दास। ओम नमस्कार। मैं भगवान दास, दिल्ली कोऑर्डिनेटर ऋषिकुल योगपीठ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का सत्र प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर की वंदना करते हैं। उसके उपरांत हमारे मंच पर थाईलैंड से प्रस्तुत हैं और वेबिनार प्रारंभ होने से थोड़ा सा पहले ही डॉक्टर शुक्ला जी उनका सबका परिचय देंगे। इसी के साथ आइए अब कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें, रिलैक्स। और अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष डॉक्टर डी.एन. शुक्ला जी से कि वो हमारी प्रवक्ता अलका जी को आमंत्रित करें और इस सत्र को प्रारंभ करने का निमंत्रण दें। धन्यवाद जी डॉक्टर भगवान दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शक श्रोतागण जुड़ चुके हैं और आज 1 सितंबर 2021 लगातार इस वेबिनार आयोजन 365 दिवसीय का आज तीसरा माह शुरू हो चुका है। 3rd मंथ का फर्स्ट डे है आज। बहुत ही हर्ष की बात है कि लगातार हमारा ऋषिकुल योगपीठ परिवार इस आयोजन में ऐसे ऐसे वक्ता प्रस्तुत कर रहा है जिनके साथ पूरे समाज को योग और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदा पर अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं और सभी को लाभ लगातार मिल रहा है। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित हैं अंतरराष्ट्रीय वक्ता डॉक्टर अलका गुप्ता जी, बैंकॉक थाईलैंड से। और ये भी एक बहुत ही हर्ष की बात है कि ऋषिकुल योगपीठ लगातार आयोजन में अंतरराष्ट्रीय वक्ता के लिए भी एक तरीके से दरवाजे खोल चुका है। कई इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय वक्ता आ चुके हैं और आज हमारे बीच जो अंतरराष्ट्रीय वक्ता हैं वो मूल तो भारत से ही हैं, हमारे कृष्ण नगरी मथुरा, लेकिन कहीं ना कहीं आज देश विदेश में जो ये परचम लहराया जा रहा है अपने प्राचीन पद्धतियों का, जैसे योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेदा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी डॉक्टर अलका मैम का, क्योंकि इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। बहुत सारे इनके गेस्ट लेक्चर होते रहते हैं कई संस्थाओं में। विश्व स्तरीय इनकी ख्याति है, प्रसिद्धि है और इनका बहुत सारा इंट्रोडक्शन है। उस इंट्रोडक्शन को हम लोग शायद इस कार्यक्रम में नहीं प्रचारित कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और हमें बहुत कुछ अपने विषय के अनुसार भी बोलना होता है। फिर भी हमने फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों तक डॉक्टर मैम का परिचय पहुंचाने की भरसक कोशिश की। लोगों को बहुत सारी जानकारियां डॉक्टर मैम के बारे में पता चली भी होंगी और आगे भी हमारा नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जारी होता है। उसमें भी मैम का पूरा फुल प्रोफाइल है, सभी लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। और मैं श्रोतागण दर्शकों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर अलका गुप्ता जी का भी
तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य विषय है 10 गोल्डन आयुर्वेदिक रूल्स फॉर डिस्कस फ्री लाइफ, यानी बीमारी मुक्त जीवन के लिए 10 स्वर्णिम आयुर्वेदिक नियम क्या हैं, उन पर आज विश्लेषण किया जाएगा डॉक्टर मैम के द्वारा। तो सभी लोग बिल्कुल एकाग्र होकर के फोकस करते हुए आज पूरे इस वर्णन को सुनेंगे और निश्चित है कि सभी को लाभ मिलेगा। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित दीपिका मैम, दीपिका सेंगर जी उपस्थित हैं, वो आए और डॉक्टर मैम का स्वागत करें और आगे के कार्यक्रम को संचालन करने के लिए आमंत्रित करें अलका मैम को। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है जी। ऋषिकुल योग पीठ के लाइव पेज पर मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ और सभी श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर अलका गुप्ता जी प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। लेकिन आज ज्यादा समय ना लेते हुए हम सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताएंगे कि आपको वो किस तरीके से आपके 10 मूल जो भी आपके योग से और चिकित्सा से रिलेटेड चीजें हैं वो उनके मुखार बिंदु से सुनेंगे। तो जोरदार उनका स्वागत करते हुए मैं लाइव पेज पर मैडम का स्वागत करती हूँ और कहती हूँ कि वो अपनी वाणी से हम सबको जानकारी दें और अपनी जुबानी सुनाएं। डॉक्टर अलका गुप्ता मैम। थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू सो मच। और ऋषिकुल योग पीठ का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस वेबिनार के लिए। और मैं साधुवाद देती हूँ कि इस कोरोना काल में उन्होंने ये जो मुहिम उठाई है भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा लोगों में जन जागृति फैलाने की, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की, ये बहुत ही उत्साहवर्धक कदम है। और आगे के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ और मेरा हमेशा सहयोग रहेगा ऋषिकुल योग पीठ के लिए। जिस भी रूप में पीठ को में सहयोग की आवश्यकता होगी, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, ऐसी तमाम ऐसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जो विलुप्त प्राय हैं, लेकिन अब ऐसे हमारे जो है योग संस्थानों के माध्यम से फिर से जो है वो आम जनजीवन में आ रहे हैं और विश्व पटल पर स्थापित हो रहे हैं। तो मैं थाईलैंड से हूँ, बैंकॉक से मैं बोल रही हूँ। बैंकॉक को लैंड ऑफ स्माइल्स भी बोला जाता है, मुस्कुराहट का देश। मतलब यहाँ पर जो भी आता है उसको मुस्कुराना सिखाया जाता है और यहाँ के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती भी है। और कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, मुस्कान हमेशा चेहरे पर रहे तो व्यक्ति किस अच्छे स्वस्थ होने की एक निशानी है। तो आज का जो सत्र है उसको प्रारंभ करने से पहले मैं दो पंक्तियों की प्रार्थना मैं करूंगी और इसके बाद आज का जो विषय है आयुर्वेद में वर्णित कुछ 10 स्वर्णिम नियम, जिससे कि हम बीमारियों से कैसे मुक्त रहें, ऐसा जीवन हम कैसे जी सकते हैं। संगच्छध्वं संपदात्वं संभो मनसि जानताम् देवा यथा पूर्वे संजानानामुपासते संजानानामुपासते संजानानामुपासते। ओम। आज का विषय है आयुर्वेद में वर्णित कुछ ऐसे नियम जिनका हम अगर पालन करें, फॉलो करें तो
हम रोगों से बच सकते हैं। मतलब हम एक निरोगी काया के स्वामी हो सकते हैं और एक आरोग्य का जीवन हम पूरा जी सकते हैं और 100 वर्ष का जीवन जी सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो अवधि जो जो वर्णित की गई है वो है 100 वर्ष। लेकिन हम देखते हैं कि आज के समय में हो सकता है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कुछ ऐसी चीजें होने की वजह से कि उम्र तो लोगों की बढ़ गई है, लेकिन बीमारियों के साथ लोग लंबा जी रहे हैं, लेकिन बीमारियों के साथ। तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं होता कि जब हमारे शरीर रोगों का घर बन जाए, हम सुबह से लेकर रात तक तरह तरह की गोलियों से, दवाइयों से हम अपना दिन की शुरुआत करें, रात को सोने से पहले भी दवा खाएं, सुबह उठते ही दवा खाएं, तरह तरह के ऑपरेशन और इस तरीके की चीजों के साथ कोई जीवन जीना नहीं चाहता। लेकिन आज का जीवन अभिशप्त हो चुका है। हम अगर देखें, औसतन हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी है। लाइफस्टाइल डिजीज जिसको हम कहते हैं, जीवन शैली से उत्पन्न रोग। तो हर एक व्यक्ति कुछ 1, 2, 3, 4 मतलब किसी न किसी रूप में किसी न किसी व्याधि से वो ग्रस्त है। क्या कारण क्या है? क्यों बीमारियां इतनी फैल रही हैं? हम बीमार तो नहीं रहना चाहते, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहना चाहता, लेकिन वो बीमार ना रहे इसके लिए उसके उपाय क्या है, शायद ये भी लोगों में अभी नहीं इस चीज की जागरूकता है। लेकिन आयुर्वेद जिसका अर्थ है आयुर्वेद मतलब कि नॉलेज ऑफ लाइफ, जो जीवन का ज्ञान देता है। यहाँ जीवन का ज्ञान देने का अर्थ क्या है? जीवन का ज्ञान देने का अर्थ है कि हम जीवन को जिए कैसे। लोग आयुर्वेद का अर्थ समझते हैं कि कुछ जड़ी बूटियों पर आधारित एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की कुछ ऐसी इसमें कुछ काढ़े होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं, चूर्ण होते हैं, भस्म होते हैं, जिनके द्वारा एक चिकित्सा की जाती है। जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में दवाइयां हैं, ऑपरेशन है और उनसे इलाज होता है। इसी तरीके से कंजर्वेटिव तरीके से लोगों के मन में आयुर्वेद की जो एक छवि बनी हुई है वो गलत है, क्योंकि जो ये चिकित्सा पद्धति है ये तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। मतलब आयुर्वेद दवाओं में सबसे लास्ट में जाता है। आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद की एक लाइन है इसमें कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकार प्रशमनम च। मतलब आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, और अगर विकार हो भी जाए तो उस विकार का प्रशमनम कैसे हो, मतलब कि विकार को, उस व्याधि को हम कैसे ठीक करें। तो पहले आयुर्वेद किस पर फोकस करता है कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना है। और यही आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और अगर व्याधि हो भी गई किसी कारणवश, विकारग्रस्त हमारा शरीर अगर हो भी गया, तो उस विकार को, उस व्याधि का प्रशमन कैसे करना है। तो आयुर्वेद दो स्तर पर काम करता है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी और बीमार व्यक्ति के लिए भी। तो स्वस्थ व्यक्ति है तो उस चीज को मेंटेन कैसे करें, क्योंकि अगर हमारे पास एक कोई भी एक कोई सपोज हमारे पास कोई गाड़ी है तो अब हम उसका शुरू में तो बहुत ध्यान रखते हैं, उसका मेंटेनेंस और सब कुछ। गाड़ी धीरे धीरे करके उसकी जो है माइलेज भी कम होती है, उसकी शाइनिंग भी कम होती है। वो एक समय के बाद वो वैसी नहीं रह जाती जैसे कि वो शुरुआत में थी। हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही होता है कुछ। वो शुरू में जब एक 25 साल तक, 25 साल से 50 साल तक, 50 साल से 75, 75 से 100 साल तक 4 वर्णों में, जैसे कि हमारा 4 भागों में जीवन को बांटा गया था पुराने इसमें आयुर्वेद में, तो उसके हिसाब से हमारा इसी तरीके से आयु का जो है और शरीर का क्षय होता चला जाता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे सिद्धांत है, ऐसे नियम है कि अगर हम उनको शुरुआत से ही, मतलब शुरुआत से मतलब है कि जन्म के पहले दिन से ही, अगर बच्चे जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से ही अगर हम उन नियमों का पालन करना शुरू कर दें, तो एक व्यक्ति 100 वर्ष तक जी सकता है। और सिर्फ ना जी सकता है, व्याधि रहित मतलब बीमारी मुक्त जीवन जी सकता है। तो आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे मंत्रों के द्वारा छोटे छोटे नियम बताऊंगी। वो है तो छोटे, लेकिन उनका जो है प्रभाव, उनका जो
कहना चाहिए हमारे जो इस जीवन में वो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा हमारे रिजल्ट ला सकती हैं, और हम सब उनसे वाकिफ भी हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते। तो आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद को हम कह सकते हैं आयुर्वेद इज अ काइंड ऑफ मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल होता है कि जब कोई एक प्रोडक्ट हम बाजार से खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट में एक हमको मैनुअल मिलता है। मैनुअल में क्या लिखा रहता है? हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, मतलब इसको हम कैसे यूज करें, कोई समस्या आ जाए, कोई इसके वेयर एंड टियर कैसे कुछ भी हो, उसमें रिपेयर की समस्या आए, कुछ आए, तो ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट मैनुअल। तो आयुर्वेद भी एक प्रकार का मैनुअल है जो हम इस धरती पर जिस दिन से हम जन्म लेते हैं, आयुर्वेद नाम का मैनुअल हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। ये अलग बात है कि हम उसमें वर्णित नियमों को हम जानते नहीं हैं, जानते हैं तो हम समझते नहीं हैं, हम समझते हैं तो उनको मानते नहीं हैं स्वभाववश। लेकिन अगर स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रकृति के साथ साम्य स्थापित करके रहना होगा, क्योंकि आयुर्वेद में वर्णित जितने भी नियम है, आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो प्रकृति पर आधारित जितनी भी पद्धतियां हैं उन पर आधारित है। आयुर्वेद का जितना भी ज्ञान है, जितने भी नियम है, ये हम सबको पता है कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, क्षित जल पावक गगन समीर, और ये पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की जितनी भी सजीव चीजें हैं, जितने भी हम पेड़ पौधे पशु पक्षी देखते हैं, ये सब भी पंच महाभूतों के संघात से बने हुए हैं। बीमारी कब होती है? बीमारी होती है जब हम इस बाह्य प्रकृति जो मदर नेचर है और हमारी प्रकृति जो हमारे शरीर की प्रकृति है, इसमें जब साम्य, इसमें जब बैलेंस होना खत्म हो जाता है, जब इसमें इम्बैलेंस होने लगता है, तभी हमारे अंदर बीमारियां घर करने लगती हैं। तो एक बहुत सिंपल थ्योरी है कि हम शरीर की प्रकृति, शरीर की प्रकृति का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल, एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि हम अंगूठा लगाते हैं लीगल पेपर्स में, तो अंगूठा क्यों लगाते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो थंब प्रिंट होता है ये यूनिक होता है। इसी तरीके से आयुर्वेद में कहा गया है कि इस पूरे दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन सबकी एक आइडेंटिटी, उन सबकी एक यूनिक प्रकृति है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में खलल पड़ने लगता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ने लगता है, उसमें अनुपात की कमी आ जाती है, कम ज्यादा होने लगता है, तभी हमारे अंदर बीमारियां होने लगती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रकृति किनसे बनती है? वो प्रकृति बनती है हमारी वात पित्त कफ, ये जो तीन त्रिदोष हैं, ये जो तीन बायो एनर्जी जो ये फैक्टर्स हैं, वात पित्त कफ, ये हर एक व्यक्ति के शरीर में उपस्थित है। और ये वात पित्त कफ किनसे बनते हैं? इन्हीं पंच महाभूतों के अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ। वात दो पंच महाभूतों से मिलकर बना है, पित्त दो से बना है, कफ दो से बना है। तो जब ये वात पित्त कफ का हमारे शरीर में, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक यूनिक मतलब कोई एक व्यक्ति वात प्रधान होगा, कफ प्रधान होगा, पित्त प्रधान होगा, बाय बर्थ ये जेनेटिक होता है। इसमें जब हम जन्म से ही हमारा किसी का वात प्रधान होगा, कोई पित्त प्रधान होगा और कोई कफ प्रधान होगा, और उसके साथ अन्य दोषों का भी कॉम्बिनेशन होता है। किसी का होती है वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन जो मूल प्रकृति होती है वो सबकी एक होती है। तो जब उस मूल प्रकृति में बदलाव आने लगता है, और वो बदलाव कैसे आता है? सपोज कि मैं वात प्रकृति की हूँ, मेरी प्रकृति जो है वो वात की है। अब उस वात प्रकृति जो मेरा जीवन होना चाहिए, जो मेरी जीवन शैली होनी चाहिए, उस वात प्रकृति पर आधारित होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारा जो खान पान है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारी ऋतुचर्या है, जो पूरा स्वस्थ वृत्त है पूरा हमारा, वो हमारी अपनी यूनिक, हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं वात प्रकृति की हूँ तो मेरा भोजन ऐसा होना चाहिए जो वात वर्धक ना हो, वात शामक हो हर ऋतु में। क्योंकि हमारे भारत की जब मैं बात करूं तो हमारे भारत ऋतु प्रधान देश है।
ऋतु प्रधान और देशों में ऐसा नहीं होता। एक कोई भी देश है तो वो वहाँ साल के 8 से 9 महीने 10 महीने बर्फ ही बर्फ रहेगी, या सूर्य सन बहुत कम समय के लिए रहेगा। किसी जगह जो है ह्यूमिड ही ह्यूमिड रहेगा, जो कोस्टल एरियाज हैं या समुद्री इलाके। लेकिन हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री है। वहां पर ऋतुएं 6 ऋतुएं हैं, जिसमें जो आदान काल और जो है विसर्ग काल, 2 काल इसमें आते हैं। इनमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। हर ऋतु 2-2 महीने तक रहती है और हर ऋतु में अलग अलग तापमान है, अलग अलग उसमें जो है वनस्पतियां हैं, अलग अलग फल सब्जी शाक, वातावरण, टेम्परेचर, मॉइस्चर। तो वो जो प्रकृति में बदलाव आता है, उस प्रकृति के बदलाव से हमारे अंदर भी बदलाव आता है। हम सब ने महसूस किया होगा कि जैसे ठंड आई, अब ठंड जैसे ही आई तो हर व्यक्ति को ठंड आते ही अपने शरीर, मन और अपने व्यवहार और अपने जो है गतिविधियों में अलग अलग प्रभाव दिखने शुरू हो जाएंगे। जो किसी को ठंड में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, किसी को कफ बहुत बनेगा। तो ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि उस ऋतु का अपना एक स्वभाव होता है और हमारे शरीर का अपना एक स्वभाव होता है। तो यहीं पर हमको समझ लेना है कि हमारा जो वात अगर हमारा स्वभाव है, तो उस ऋतु में हम ऐसा क्या आहार लें, ऐसा क्या खान पान करें, ऐसा क्या हमारी दिनचर्या हो कि हमारा वात ना बिगड़े, हमारा जो वात जो दोष है, जो वात हमारी जो प्रकृति है वो समभाव में रहे। वो जैसे ही कम ज्यादा होने लगती है वैसे ही हम बीमार होने की प्रक्रिया, बीमारी हमारे शरीर में घर करने लगती है। तो ये मैंने बताया कि हर प्रकृति का एक इंडिविजुअल अपना एक यूनिक एक प्रकृति होती है और उस प्रकृति को सबसे पहले हमें किसी अनुभवी चिकित्सक के माध्यम से हमें समझना चाहिए। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को अपने शरीर के बारे में कि मेरी प्रकृति क्या है, और इस प्रकृति को मापने का, डायग्नोस करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं आयुर्वेद में। उसमें मनोविज्ञान होता है, उसमें आपके शरीर की, आपका हाथ पैर चलाने से लेकर आपकी बोली कैसी है, आपका जो त्वचा का रंग कैसा है, आपके बालों का रंग कैसा है, आपका आंखों का रंग कैसा है, आपकी पाचन शक्ति कैसी है, ऐसे करके शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें एक कुशल जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होता है वो व्यक्ति को सबसे पहले, अगर कोई बीमार व्यक्ति किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएगा तो वो सबसे पहले जो जो एक्सपीरियंस होगा वो डायरेक्ट दवा नहीं देगा आपको कि आपके जो एलोपैथी जिसको कहते हैं सिम्टोमेटिक सिस्टमेटिक, यही एक डिफरेंस दिखाता है मॉडर्न मेडिसिन में और हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो हमारी है वो है सिस्टमेटिक और मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है वो है सिम्टोमेटिक, मतलब लक्षणों पर आधारित। आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप बताते हो मुझे ये ऐसा ऐसा है और डॉक्टर उन्हीं लक्षणों पर आधारित आपको कुछ एक फिक्स कुछ प्रोटोकॉल के तहत दवा दे देता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं। आयुर्वेद में दवा सबसे लास्ट स्टेप में। सबसे पहले चिकित्सक आपकी पूरे शरीर को डायग्नोस करेगा। वो जीभ, आंख, नाक, कान सब क्या देखेगा। इसके बाद आपका व्यवहार देखेगा, आपके बात करने का ढंग देखेगा, आपके हाथों का हाव भाव देखेगा, आपका आंखों का जो है भाषा पढ़ेगा, मनोविज्ञान, आपका कार्य क्षेत्र कैसा है, आपका कर्म क्षेत्र कैसा है, आपका धनार्जन कहाँ से होता है, उसका स्रोत कैसा है, सत्व रज तम, ये 3 जो गुण होते हैं ये कौन सा आपके में प्रभावी है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो ये इस तरीके से तमाम पैरामीटर्स के बाद चिकित्सक बता सकता है कि आपका वात पित्त का आपका क्या प्रकृति है, आपकी क्या प्रकृति है। तो जब आप एक बार समझ लेते हैं फिर इसके बाद आपकी जो है आगे की जो प्रक्रिया है, जो आपका आरोग्य की जो आरोग्य का जो मार्ग है, निरोगी रहने का जो मार्ग है वो आसान हो जाता है, क्योंकि आप समझ लेते हो कि मेरी प्रकृति ये है और मुझे अब इस ऋतु में दिन में सुबह दोपहर शाम रात, क्योंकि आयुर्वेद सुबह के लिए, शाम के लिए, दोपहर के लिए, रात के लिए, क्योंकि वात पित्त कफ, वात सुबह सबसे ज्यादा हावी होता है, पित्त दिन में होता है, कफ शाम को होता है। फिर इसी तरीके से 4-4 घंटे का ये साइकिल चलता है वात पित्त कफ का, और उन घंटों में हमारा वो दोष प्रभावी होता है। तो हमको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहना चाहिए साइंस है कि पूरे दिन में आपका शरीर कई तरीके से काम करता है। तो इसीलिए देखेंगे आपकी ठंडी चीजें रात में खाने के लिए मना की जाती हैं,
दिन के समय में खाने में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे पित्त को शांत करते हैं। सुबह वात हमारा प्रभावी रहता है। तो जैसे कि दिनचर्या में जब सुबह जागरण का जब बात आती है कि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में हमें जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों जगना चाहिए? क्योंकि सब एक अगर मैं कारण आयुर्वेद के संदर्भ में बताऊं तो सुबह सबसे वात जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है सुबह के समय। अगर हम देर तक सोते रहते हैं तो वही वायु जो वात है हमारे शरीर में बिगड़ जाता है और वात के 80 रोग बताए गए आयुर्वेद में। वात रोगों की संख्या है 80 से ज्यादा। तो आप आजकल देखेंगे भी कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो, एसिडिटी हो, अपच हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो। सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि ये वात रोग है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, आपका हार्ट ब्लॉकेज हो गया, इसी तरीके से तमाम ऐसे वात रोग, आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, गाउट हो गया, तो ये सब वात रोग हैं। और वात रोगों की संख्या आजकल बढ़ रही है क्योंकि दिनचर्या का पहला स्टेप ही हमारा गलत होता है। तो आज के जो ये 10 नियमों में मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स को इलेबोरेट करूंगी। तो वो 10 पॉइंट्स जो होंगे वो सबसे पहले होगा स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त का मतलब है कि हमारा जो स्वस्थ रहने की जो प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो किन किन स्टेप्स में है। तो स्वस्थ वृत्त में आएगा दिनचर्या। दिनचर्या के बाद आएगा रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। इसके बाद आएगा हमारा आहार, हमारा विहार, रसायन चिकित्सा, योग, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा। इसी प्रकार से ऐसे और भी कुछ एडिशनल चीजें जो खान पान में कुछ ऐसी चीजें जो हमको अपनी शामिल करनी चाहिए जिससे कि हम अपने शरीर, मन, आत्मा तीनों को पोषित कर सकते हैं। क्योंकि जो जो पोषण होता है, पोषण सिर्फ शरीर के स्तर का नहीं होता है। अक्सर लोगों को ये भ्रम होता है कि हम जो भोजन कर ले, हम जो खाना खाते हैं, इससे हमारा शरीर बलवान हो जाएगा, हमको ताकत मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो भोजन होता है, अन्न का एक एक कण, वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी पोषित करता है और हमारी आत्मा को भी पोषित करता है। शरीर, मन, आत्मा तीनों से मिलाकर ही हमारा ये संपूर्ण जो है मानव शरीर बना हुआ है। सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं, सिर्फ मन के स्तर पर नहीं, सिर्फ आत्मा के स्तर पर नहीं। शरीर में मतलब हमारे जितने भी जो हमारे अंदर सिस्टम काम करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो है किडनी, लीवर, हार्ट, जितने भी मेजर बॉडी ऑर्गन्स है, उन सबका सही ढंग से काम करना। मन मतलब इंद्रियों का संघात, जितनी पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो है हमारा पूरा नियंत्रण होना। और इसके बाद आत्मा। आत्मा मतलब कि हम जो आत्मा स्थित जो हमारे जो गुण हैं उनको हम पोषित कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर प्रेम, करुणा, साहचर्य, समर्पण, स्नेह, ये जो गुण है, ये हमारे मानव के हर एक व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है, जो आत्मा का जो गुण है, वो सबका एक है। वो उस दुनिया का हर एक व्यक्ति का जो क्योंकि बच्चा जब कहते हैं ना, बच्चा और भगवान एक समान होते हैं, एक रूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा में अवस्थित गुण वो ईश्वर के समकक्ष समतुल्य होते हैं। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो न सिर्फ शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर भी प्रदूषण बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हमारे चारों ओर इतने जो सामाजिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, विचार है, तरह तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो सब हमको प्रभावित करते हैं। तो मैं अब इसमें दिनचर्या से शुरुआत करूंगी। तो अगर आपको स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या में सबसे पहले देखिए, आजकल लोग कहते हैं कि समय बहुत कम है, भाग दौड़ की जिंदगी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि हमारे पास इतना समय ना हो। क्योंकि मैं मानती हूँ कि समय अभी ज्यादा हो गया है, क्योंकि अभी मशीनों पर आधारित सब जीवन हो गया। तो समय तो बचता है, वो चाहे गृहिणी का हो, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो। क्योंकि गाड़ियों पर चलना है, मशीनों पे किचन का पूरा काम होना है, घरों में भी जो काम होता है वो सब मशीनीकृत हो गया। तो ऐसा नहीं है कि समय का अभाव है। प्रमाद, आलस से ज्यादा भर कर गया है और चीजों में हमारी आसक्ति बढ़ गई है। हम अपने शरीर के प्रति गंभीर नहीं है। हम जब शरीर के प्रति गंभीर हो जाएंगे और हम जब समझेंगे कि इसी शरीर से ही हमको अपने धर्म चातुर्य, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चारों जो
प्रकार के जो कर्म है इसी शरीर से ही हमको करना है, वो चाहे बीमार शरीर हो, वो चाहे स्वस्थ शरीर हो, ये हमें समझना होगा। तो जब तक हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, जब तक हम अपने शरीर को टॉप में नहीं रखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य जो परम धन जिसको कहा गया है शुरू से, उसको हमें मानना भी होगा, उसको हमें एप्लीकेबल भी करना होगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। कोरोना पीरियड ने सिखाया भी है और कि जो है सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, वो है हेल्थ। तो हेल्थ वाकई में सबसे बड़ी, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं है, बेड रिडन है, हम किसी पे पर आश्रित हैं, हमको 8 से 10 रोग हैं, हमें कोई महामारी, कोई बहुत बड़ा रोग है, कैंसर जैसी भी समस्या हो, तो हमारा सब सुख, सब आनंद, सब पैसा, सब वैभव, सब बेकार हो जाता है। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो उस निरोगी काया के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे सिद्धांत है। सबसे पहले दिनचर्या। तो दिनचर्या में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास डालिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है कि सूर्योदय के पहले 4 प्रहर पहले, लगभग 1.5 घंटे पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त। उस समय आप उठिए। उठने के बाद जो है आप कम से कम 1 घंटे अपने आप को जरूर दीजिए योग और प्राणायाम के लिए। योग है, प्राणायाम है, उसमें थोड़ी सा अभ्यंग है, नस्य है, ये सब छोटी छोटी क्रियाएं। पहले के जमाने में हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे पुरखे होते थे, दादा परदादा लोग होते थे, उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता था और वो स्वस्थ रहते थे और एक संपूर्ण जीवन और एक संतुष्ट जीवन जीकर जाते थे। तो ये सब चीजें शामिल करिए। आप थोड़ा थोड़ा सा जो है कुछ एक मेडिकेटेड ऑयल ले लीजिए। जब आप योग प्राणायाम करिए तो उसमें आप तेल से अपना थोड़ी थोड़ी सी मालिश कर लीजिए, तलवों की, हाथों की। इसी तरीके से बालों में तेल लगा कर रखिए। नस से लीजिए। नस से मतलब कि किसी भी तरीके का मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल हो, वो चाहे सरसों का तेल भी हो सकता है, बादाम तेल भी हो सकता है, या अड़ू तेल है, षडबिंदु तेल, ऐसे करके तमाम तरीके के तेल आते हैं जो इससे आप नस से लीजिए, थोड़ी थोड़ी सी मालिश कीजिए। नहाने में आप जो है सामान्य पानी के टेम्परेचर से नहाइए, गर्म पानी से मत नहाइए। तो इससे आपकी जो त्वचा है वो भी स्निग्ध रहेगी, बाल आपके जो है वो काले रहेंगे, बाल आपके झड़ेंगे नहीं। इसी तरीके से योग प्राणायाम में आप कुछ एक बेसिक कुछ प्राणायाम करिए जिससे आपका जो है ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहे, क्योंकि आज हम प्रदूषण वाले माहौल में रह रहे हैं। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, तरह तरीके का प्रदूषण है। तो ये जो सुबह का अगर हम 1 घंटा अपने आप को दे देते हैं तो वो एक तरीके से बैटरी होती है कि हमने अपने शरीर की बैटरी दिन भर के लिए चार्ज कर दी। तो सुबह आप उठ के कुछ प्राणायाम में आप 2-3 प्राणायाम है जिनको आप कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, जिसमें अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है। तो इसको सही मात्रा में, सही विधि में, सही वैचारिक स्थिति के साथ आप कुशल मार्गदर्शन में पहले आप सीखें, फिर उसको आप करें। इसी तरीके से व्यायाम अगर आप नहीं कर सकते तो मैं तो अपने जितने भी पेशेंट होते हैं मैं कहती हूँ आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसा रोग है, तो आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। आप 7, 11, 21 जितनी भी संख्या आप अपनी क्षमता के अनुसार, समय के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। सुबह आप जो है आप सूर्य नमस्कार करिए। इसके बाद आप आहार पर आती हूँ मैं। आहार एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। आहार चिकित्सा, आहार से कहते हैं कि अगर आपका आहार सही है तो आप 80% बीमारियों से आप बच सकते हैं। 80% बीमारियों का जो है मूल है आपका आहार सही ना होना, पाचन तंत्र गड़बड़ होना। एक आयुर्वेद में श्लोक है, सम दोष है समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका अर्थ क्या हुआ कि सम दोष मतलब आपके तीनों दोष सम भाव में हो। दोष जो है, तीनों दोष जो है, जो वात पित्त कफ है, सम अवस्था में हो। समाग्निश्च मतलब जो आपकी अग्नि है वो भी न बहुत ज्यादा प्रदीप्त हो, न बहुत ज्यादा मंद हो। क्योंकि जैसे कि हम गैस में खाना चढ़ाते हैं पकाने के लिए, बहुत ज्यादा तेज आंच होगी तो खाना जल जाएगा, बहुत धीरे आंच होगी तो खाना पकेगा भी नहीं। इसी तरीके से हमारे हमारे जो है 13 अग्नियों का वर्णन है आयुर्वेद में। तो हमारी जो पेट में जो हमारे पाचन तंत्र की जो अग्नि है वो प्रदीप्त रहे, इतनी रहे कि हमारा जो भी हम खाते हैं उसका जो है मेटाबॉलिज्म जो होता है। अग्नि क्या करती है? अग्नि करती है जो भी खाना खाते हैं, जो आहार लेते हैं, उसका पोषक तत्वों में
उसका परिवर्तन करना, और वही पोषक तत्व रस जिसको कहते हैं, वो एसेंस जो होता है वो होता है इम्यूनिटी, वो होता है ओज, और वो रस रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के एक एक कोशिका में पहुंचता है। तो सम दोषा समाग्निश्य सम धातु मलह क्रिया, जितनी भी हमारी धातुएं रस रक्त मांस मेद मज्जा, ये जितनी भी सप्त धातुएं हैं, ये हमारी पोषित भी रहे, इनका क्षय भी ना हो, क्योंकि सप्त धातुओं का क्षय जैसे जैसे होता चला जाता है, हमारे उन धातुओं के टिश्यू से रिलेटेड हमको बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। रक्त धातु, रक्त के जो जैसे टिश्यूज है उनका पोषण कम हो गया तो हमें बात जितने भी हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, इसी तरीके से रक्त रस मांस मेद मज्जा, बोन्स की, बोन मैरो की, लिवर की, किडनी की, तो हर सप्त धातुओं के जो जितनी भी कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं, उनका पोषण जरूरी है, उनका क्षय रोकना जरूरी है। इसी तरीके से सम धातु मलह क्रिया, मलह क्रिया मतलब कि मल का निष्कासन, मल का निष्कासन बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा भी यही कहती है कि शरीर में फॉर्बिड मैटर्स का, जो विजातीय तत्वों का एक्युमुलेशन, इकट्ठा होना ही हमारे रोगों का कारण है। तो मल निष्कासन बहुत जरूरी है, सुबह शाम, ना सुबह शाम हो तो कम से कम एक मीटिंग जरूरी है। तो इसी तरीके तो डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये इन तीनों में सामने होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। जो हम खाते हैं उसका पाचन हो, एसिमिलेशन उसका मतलब कि वो एक एक टिश्यू में उसका एसिमिलेट हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए, और इसके बाद जो फॉर्बिड मटेरियल जो जो बचे, जो वेस्ट मटेरियल बचे, जिसको कि हम मल कहते हैं, मल मूत्र स्वेद के रूप में, उसका एक्सक्रीशन हो। तो ये तीनों जब हमारे सुचारू रूप से होता रहता है तो हम स्वस्थ होते हैं। तो आहार ऐसा खाएं कि जो आपकी, फिर से वही बात आ गई कि आपकी प्रकृति के अनुसार हो। जैसे कि मैं अभी एक ऋतु के पर आधारित, जैसे कि अभी वर्षा ऋतु चल रही है, मानसून का सीजन है। अब वर्षा ऋतु के लिए आयुर्वेद क्या कहता है? वर्षा ऋतु में हमारे अंदर वात जो है प्रकोप, बिल्कुल प्रकोपित होता है। गर्मियों में, वर्षा के ठीक पहले की ऋतु जो ग्रीष्म ऋतु है, उसमें वात संचय होता है, और वर्षा ऋतु में वो प्रकोपित हो जाता है, और प्रकोपित होने की वजह से वात रोगों की संख्या वर्षा ऋतु में, बरसात में बढ़ जाती है। लोगों में आर्थराइटिस हुआ, गाउट हुआ, या जो है इंडाइजेशन हुआ, डाइजेशन सिस्टम, अग्नि पूरी मंद हो जाती है हमारी। तो वर्षा ऋतु के हिसाब से आयुर्वेद कहता है कि आप कैसा भोजन लीजिए, आप लीजिए हल्का, लीजिए सुपाच्य, लीजिए गर्म, लीजिए लिक्विड डाइट, लीजिए फ्लूइड वाली डाइट लीजिए। आप बहुत ज्यादा गरिष्ठ मत खाइए, और सनसेट तक में आपका भोजन हो जाना चाहिए, क्योंकि अग्नि वैसे ही मंद है। अगर आप सनसेट के बाद खाना खाते हैं तो वो खाना आपका एज इज आपकी पेट में पड़ा रहेगा, और वो सड़ांध पैदा करेगा, और वही जो है खाना, जो पड़ा हुआ खाना हमारे शरीर में बजाय पोषण के हमको क्या करेगा? बीमारियों को आमंत्रित करेगा। तो वर्षा ऋतु में क्या करना है हमको? वर्षा ऋतु में ताजा खाना है, सूपी काइंड ऑफ फूड खाना है, पुराना जो है अनाज खाइए, पुराना जौ खाइए, साठी चावल खाइए, गेहूं खाइए, जितनी पत्तियों वाली सब्जियां मत खाइए। इसमें छाछ का बहुत इसमें महात्म्य दिया गया है। आयुर्वेद में कहते हैं कि वर्षा ऋतु में छाछ पीजिए, लेकिन छाछ कैसे पीजिए? बिल्कुल पानी जैसा, बिल्कुल वाटरी जो है, ये बटर मिल्क होना चाहिए। और उसमें क्या मिलाना है आपको? उसमें आयुर्वेद में वर्णन है कि छाछ में आप मिलाइए सेंधा नमक, मिलाइए त्रिकुटु चूर्ण, मिलाइए सोंठ, मिलाइए, और इस तरीके से उस छाछ को आप दिन के खाने के बाद, रात में नहीं, लंच के बाद आप उसको 1 गिलास आप छाछ पीजिए। तो आपका जो जो अग्नि है, मंद है, वो ठीक होगी, डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, और आपका जो है जितना भी पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। तो आप छाछ को शामिल कर सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में इसी तरीके से आहार विहार का जो है वर्णन दिया है। विहार का मतलब कि आपकी दिनचर्या क्या हो, रात में जल्दी सोएं, क्योंकि चूंकि जितना लेट आप सोएंगे उतना ज्यादा वात रोग की संख्या आपके उसमें बढ़ेगी। दूध का सेवन, इसमें दूध और दही के रूप में ना लेकर आप छाछ के रूप में दूध का प्रयोग करें, तो उससे आपका कैल्शियम से लेकर हर चीज की कमी भी पूरी होती रहेगी। रसायन, रसायन हमारे जो है आयुर्वेद में 8 जो क्लिनिकल जो स्टडीज है उसमें वन ऑफ द चैप्टर है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा मतलब जिसको मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में जीरियाट्रिक्स कहते हैं।
तो रसायन चिकित्सा का क्या महात्म्य है? रसायन चिकित्सा हमारे लिए 3 रूप में काम करती है। न्यूट्रिशन के रूप में, नेचुरल रेजिस्टेंस मतलब कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसे रसायन से हमारी जो है बढ़ती है। और तीसरी है जीरियाट्रिक्स मतलब कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए क्या चिकित्सा होनी चाहिए, उनके लिए क्या जीवन शैली होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम वृद्ध होते चले जाते हैं हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, हमारा शरीर कम पोषण लेता है। तो रसायन चिकित्सा में क्या वर्णन है कि 1 से लेकर 100 साल तक की उम्र में हर एक 10 साल के लिए एक रसायन का वर्णन किया गया। जैसे कि 1 से 10 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए वचाचूर्ण का प्राविधान किया गया है कि 1 से 2 ग्राम वचाचूर्ण शहद के साथ सुबह शाम बच्चे को दे, तो उसके जो है हड्डियां मजबूत होंगी, उसकी धातुएं मजबूत होंगी। क्योंकि जो बचपन होता है, बचपन में जितना अधिक हम जो है हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चों की आदत डाल देंगे, हमारे देखिए आपको अगर याद हो कि हम भुट्टी का प्राविधान हमारे हुआ करता था। अभी तो सब रेडीमेड और जो है पैकेज्ड और वैसी भुट्टी आने लगी, लेकिन उनका उतना जो प्रभाव नहीं होता। तो भुट्टी क्या है? भुट्टी भी एक तरीके की रसायन चिकित्सा है बच्चों के लिए। उस भुट्टी में क्या क्या होता था? हरड़ है, जायफल है, बादाम है, हींग है, अजवाइन है, गाय में घिस के छुआरा है, ऐसे करके 7-8 चीजें। ये आयुर्वेदिक ये रसायन चिकित्सा है जो बच्चों की सप्त धातुओं को पोषित करती है। और इसी तरीके से बच्चा बचपन से ही जो है उसका, क्योंकि जो रसायन चिकित्सा है, रसायन चिकित्सा के बारे में कहा जाता है कि दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभाव वर्ण्य स्वरउदार्यम देहेंद्रिय बलम परम। मतलब कि ये जो रसायन है ये सिर्फ हमको दीर्घायु नहीं देता, अपितु ये हमारी स्मृति को मतलब हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, हमारे इंटेलेक्ट मेधा को बढ़ाता है, आरोग्य देता है। तरुणम वयः मतलब कि हम हमेशा यूथ, हमारा जो युवा जो हमारा जो लुक है, जो हमारी बायोलॉजिकल एज है और जो एक्चुअल एज है वो हम कम दिखते हैं। हर आदमी यंग दिखना चाहता है, हर आदमी अपनी उम्र से कम दिखना चाहता है। तो ये रसायन चिकित्सा का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम बचपन से अगर हम सीख लें कि हमारी किस उम्र के लिए कौन सा रसायन सही है, तो हमारा हर सिस्टम सप्त धातुएं पोषित रहेंगी, कभी कोई हमको बीमारी नहीं हो सकती। प्रभाव वर्ण स्वरउदार्य मतलब कि हमारा जो वर्ण है, जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है, स्किन का हो, बालों का हो, आंखों का हो, तो वो प्रभावशाली होगा। स्वरउदार्यम मतलब जो रसायन का सेवन करता है उसका स्वर मीठा होता है, मतलब उसकी वाणी भी सिद्ध होती है, जो वो बोलता है। तो ये सब गुण किसमें आप देखते हो? संत महात्माओं में, ऋषि मुनियों में, क्योंकि उनकी जीवन शैली में ये रसायन का बहुत बड़ा महत्व। रसायन बहुत तरीके के होते हैं। रसायन आपके आहार रसायन रूप हो सकता है, रसायन औषधि रसायन हो सकता है, विहार रसायन हो सकता है, आहार रसायन में आपका भोजन भी रसायन के रूप में काम कर सकता है। तो आयुर्वेद में वर्णन है कि ऐसे कौन से रसायन है जो हर एक व्यक्ति बिना मतलब हर दोष के लिए, बात पित्त का कोई भी प्रकृति का व्यक्ति हो, वो रसायन कौन कौन से हैं? आप पुराना जौ, पुराना चावल, शहद, गुड़, आंवला, त्रिफला, ये कुछ चीजें ऐसी है, मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसको हम कोई भी व्यक्ति आजीवन ले सकता है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। जैसे कि मूंग की दाल है, सबसे ज्यादा सात्विक मानी जाती है। अरहर की दाल वही ले लीजिए, मूंग की ले लीजिए, सॉरी जैसे छोले हैं और फिर मसूर की दाल है, ये सब भारी दालें हैं, ये किसी को नुकसान कर सकती है, किसी को नहीं कर सकती है। लेकिन मूंग की दाल निरापद है, सात्विक है, रसायन के रूप में है, वो कोई भी बच्चा भी खाए, बूढ़ा भी खाए, जवान भी खाए और उसका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। तो ऐसे गुड़ है, पुराना चावल है, पुराना शहद है, पुराना चावल ही खाना चाहिए। नया चावल क्या है, डायबिटीज पैदा करता है। पुराना जौ है। तो ये कुछ रसायन, ये आहार रसायन के रूप में। इसी तरीके से औषधि रसायन का वर्णन है आयुर्वेद में। कुछ औषधियां हैं जो निरापद हैं, वो हर वात पित्त का कोई भी प्रकृति का व्यक्ति हो, एक उचित मात्रा में उम्र के अनुसार वो ले सकता है और लेना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे सब रसायन क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आज कम से कम मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, ये प्रदूषण है, प्रदूषण का समय है। वो जल का प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है, कीटनाशकों का प्रयोग है खान पान में,
मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पैकेज्ड खाना है, प्रोसेस्ड फूड है। हम खाना बनाने की भी हमारी जो है वो पद्धतियां बदल चुकी हैं। पहले के जमाने में कुकिंग इतनी ज्यादा प्रोसेस नहीं होती थी किचन में, लेकिन अभी हमारे किचन में हर तरीके का खाना एंटर कर चुका है। वो चाहे कॉन्टिनेंटल हो, वो चाहे इटालियन हो, वो जो है कॉन्टिनेंटल हो, इंडियन फूड में भी इतनी वैरायटी। तो पहले इतनी वैरायटी नहीं थी, तो वैरायटी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। हमारे शरीर को जितना एक सा खाना मिलता है, जितना सात्विक खाना मिलता है, जितना कम से कम पका खाना मिलता है, अनकुक्ड होता है, जितना रॉ होता है, रॉ फूड वरदान माना गया। मतलब कि कच्चा आहार हमारे शरीर के लिए वरदान है। तो आप अपने खाने में कच्चे आहार को शामिल कीजिए। कच्चे आहार में स्प्राउट्स लीजिए, उसमें कोई एक सब्जियों का अपनी प्रकृति के अनुसार आप सब्जियां, उसमें भी प्रकृति आ जाती है कि आप कौन सी सब्जी का जूस लें, कौन से फल का जूस लें। हर एक चीज में आयुर्वेद कहता है कि विज्ञान है। लेकिन अब आजकल कल्चर क्या हो गया है कि हर व्यक्ति हर चीज खा रहा है, हर समय खा रहा है, किसी भी मात्रा में खा रहा है, किसी भी रूप में खा रहा है। वो डाइनिंग टेबल, वो जमीन में बैठने का सिस्टम खत्म हो गया, किस आसन में बैठकर खाने का सिस्टम खत्म हो गया, एक एक प्रार्थना के साथ खाना खाने का सिस्टम खत्म हो गया। हम हमारे पुराने समय में याद हो तो हम आराम से जो है सुखासन में बैठकर आचमन करके, जल चारों ओर भोग लगा के, भगवान की प्रार्थना करके। एक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए सभी को खाना खाने से पहले। 3 चीजों के लिए जरूर ग्रेटिट्यूड शो करें। खाना, अनाज उगाने वाले के प्रति, अनाज कमाने वाले के प्रति, और अनाज पकाने वाले के प्रति। तो जब हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से, ग्रेटिट्यूड के साथ जब हम उस भोजन को करेंगे शांत, एकांत, सुंदर, पवित्र स्थान पर, तो वो भोजन हमारे लिए अमृत होगा। एक एक सेल को हमारे जो है पोषित करेगा और स्वस्थ करेगा। वो भोजन फिर आप चाहे कच्ची जो है प्याज और रोटी खाएं तो भी आपके लिए स्वास्थ्यप्रद होगा। अदरवाइज आप चाहे कितना भी रिच खाना खा लें, क्यों जो है अच्छे से अच्छा, महंगा से महंगा, और पूरी थाली खाने के बाद भी लोग बीमार हैं। क्यों बीमार है? क्योंकि नियम का पालन नहीं है। आयुर्वेद कहता है जब तक आप नियम का पालन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई चीज स्वस्थ नहीं रख सकती। और आयुर्वेद ये भी कहता है इस संसार की हर चीज औषधि, हर चीज औषधि है, सिर्फ खान पान या मेडिसिन नहीं। मेरा व्यवहार भी मेरी आपके लिए औषधि हो सकता है, मेरी वाणी भी मेरे आपके लिए औषधि हो सकती है, किसी के लिए औषधि हो सकती है। तो हर चीज औषधि है। समझने की बात है कि उसको हमको औषधि के रूप में लेना है या विष के रूप में लेना है, अमृत के रूप में लेना है। यही आयुर्वेद हमको सिखाता है। तो यहाँ मैं बात कर रही थी औषध रसायन। तो औषधि रसायन के रूप में है आंवला है, अश्वगंधा है, गिलोय है, तुलसी है, हल्दी है, कच्ची हल्दी है, शतावर है, मेध रसायन है, बल रसायन, बल्य रसायन। मेध रसायन मतलब जो आपके जो ब्रेन, अपर जो है नर्वस सिस्टम को जो आपके हेल्दी रखते हैं। तो मेध रसायन में क्या क्या है? शतावर है, ब्राह्मी है, जटामासी है, ज्योतिषमती है। इसी तरीके से बल्य रसायन में क्या है? अश्वगंधा है, गिलोय है, शिलाजीत है। इस तरीके से जो है इनको आप अपने जो है रोजमर्रा के जीवन में उचित अनुपात में, उचित मात्रा में आप शामिल करिए। तो ये आपके शरीर को जो कमी हमारे रोजमर्रा के खाने से रह जाती है तो वो ये रसायन कंपनसेट कर देते हैं। तो ये आहार रसायन हो गया, औषध रसायन हो गया। इसी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि विचार रसायन, आपका व्यवहार भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और ये मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम भी इस चीज को मानती है कि कोई भी बीमारी होती है वो साइकोसेमेटिक होती है। मतलब कि आपकी साइकी क्या है, आपका मनोविज्ञान क्या है, आपके विचारों का स्तर क्या है, आपकी मन स्थिति क्या है। आप अंदर से जो है छल है, कपट है, क्रोध है, आपको दूसरे को प्रताड़ित करने का स्वभाव है, आपके अंदर संतोष नहीं है, आप किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं रहते। तो आप समय अभी कितना है? अभी आप कर लीजिए, अपना सेशन पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सोच है, वो भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लेकिन हम आम मनुष्य क्या है, हम इसको कोई तवज्जो नहीं देते, हम इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमने सुबह भीगे हुए 7 बादाम खा लिए, हमने इतना इतना खा लिया, अब हम अपने लिए हमने अपनी एक शील तैयार करी। ऐसा नहीं है।
आपने अगर दिन भर में एक गलत ढंग से धनार्जन किया, आपने किसी को प्रताड़ित किया, आपने 2 अपशब्द बोले, आपका व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, वो आपके पूरे हार्मोनल जो सिक्रीशन है उसको बदल देगा, आपके हैप्पी हार्मोन्स को जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स में कन्वर्ट कर देगा, आपका खाया पिया सब विष हो जाएगा। तो ये है आहार रसायन, औषधि रसायन, व्यवहार रसायन। तो रसायनों की भी बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसका कि मैंने एक संक्षिप्त परिचय दिया, क्योंकि आयुर्वेद में तो ये एक पूरा चैप्टर है, 8 जितने चैप्टर होते हैं उसमें से एक रसायन, मैंने एक थोड़ा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्टरी एक मैंने इसके बारे में बताया कि हर व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार, हाँ त्रिफला है, त्रिफला निरापद है, त्रिदोष शामक है, त्रिफला हर कोई ले सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मात्रा, समय, ऋतु के अनुसार। तो अब ऋतु की जब बात आई तो मैं वर्षा ऋतु की बात कर रही थी, तो वर्षा ऋतु का मैंने आहार बताया, मैंने दिनचर्या बताई। वर्षा ऋतु का एक स्पेसिफिक रसायन है, वर्षा ऋतु में हरड़ का सेवन करना चाहिए, और हरड़ का सेवन किसके साथ करना चाहिए? सेंधा नमक के साथ। हरड़ का सेवन 6 ऋतुओं में 6 चीजों के साथ किया जाता है, सेंधा नमक के साथ, गुड़ के साथ, शहद के साथ, दूध के साथ। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग ऋतुओं में हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो रसायन का प्रयोग हम अपने जो है जीवन में जरूर शामिल करें। तो आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या हो गई, ऋतुचर्या हो गई, रात्रिचर्या। रात्रिचर्या का क्या अर्थ है? रात्रिचर्या का अर्थ है कि शाम के बाद जब खाना हमारा डिनर हो जाता है, उसके बाद की क्या हमारी जो है रूटीन, जो जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, सोने का नियत समय हो। क्योंकि समय हमारी, देखिए प्रकृति नहीं रुकती, प्रकृति अपने समय से चलती है। चंद्रमा अपने समय से किरणें बिखेर देता है, सुबह सूरज अपने समय से आता है, पेड़ पौधे अपने समय से जो है जागते हैं, फल देते हैं, चिड़िया अपने समय से चहकती हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको समय देखने की भगवान ने कला दी, लेकिन वो समय का महत्व नहीं समझता है और समय के साथ खिलवाड़ करता है, इसीलिए उसके शरीर के साथ भी खिलवाड़ करता है। तो समय के साथ, मतलब प्रकृति के साथ चले। जैसे सूर्योदय होता है वैसे हमारा भी उदय होना चाहिए, जैसे सूर्यास्त होना चाहिए वैसे ही हमारे जो दिनचर्या है उसका अवसान होना चाहिए। मतलब धीरे धीरे हम सोने वाली स्थिति में जाए, जल्दी सोए, जल्दी उठे। ये सब आदर्श की बातें लोग सुनते तो हैं लेकिन उसको धारण नहीं कर पाते, लेकिन उसके बिना कोई उपाय भी नहीं है। क्योंकि इसीलिए हर आदमी, डायबिटीज हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, छोटे से छोटे बच्चे को भी, क्योंकि बच्चों की क्या दिनचर्या है, बच्चे 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सोते हैं। सोशल मीडिया की बात हो, वो चाहे पढ़ाई की बात हो, लेकिन उस एक क्रिया से हमारी पूरी आगे की 24 घंटे की क्रिया प्रभावित होती है। और यही जब हमारी आदत में हो जाता है तो फिर हमारे शरीर रोगों का घर हो जाता है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी हेयर फॉल हो, वो चाहे बच्चियों की अलग समस्याएं हैं, बच्चों की अलग समस्याएं हैं, और बाकी यूथ्स में, वर्किंग लोगों में तो हार्ट अटैक वगैरह कॉमन क्यों हो गया है? इसीलिए हो गया है क्योंकि हम भाग रहे हैं, एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका हमें मंजिल नहीं पता। एक रेस होती है कि 100 मीटर की रेस है, वहां तक 100 मीटर का रिबन लगा है, हमारी रेस खत्म हो गई। लेकिन मनुष्य की रेस में कोई रिबन नहीं लगा, उसको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, किस स्पीड में जाना है, और यही उसको बीमार कर देगी। तो अपने अपने ध्येय को समझिए कि हमारा मनुष्य का जीवन मिला है तो उसका एक ध्येय है, उसका एक उद्देश्य है। आयुर्वेद ये भी बोलता है, सिखाता है कि हमने धरती पर जन्म लिया तो ठीक है, हमारी जिम्मेदारी, हमारा परिवार है, पालन पोषण करना हमारा एक कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व तो सबसे पहले हमारे अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, हमारा फिर समाज के लिए भी उत्तरदायित्व है। तो ऐसे एक संपूर्णता के साथ जीवन जीना सिखाता है आयुर्वेद। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जीवन का ज्ञान देने वाला जो विज्ञान है वो है आयुर्वेद। तो ये विषय तो इतना जो है ये बड़ा है कि इसमें बहुत जो है मतलब समय लेने वाली बात है, लेकिन मैंने प्रयास ये किया है कि मैं थोड़ा थोड़ा हर उससे चैप्टर से, हर अध्याय से कुछ कुछ ले सकूं। वो आहार हो, वो चाहे दिनचर्या हो, आपकी जो है रसायन चिकित्सा हो, आपका व्यवहार कैसा हो, और जो जो जिंदगी को, जो जीवन को जीने का जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करिए और उस उद्देश्य को सामने रखकर जीवन जिए। वो चाहे फिर इसके बाद हमारा जो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और हमारे आत्मा के दोनों का भी पोषण होता रहेगा।
तो ये मैं यहीं पर अभी अपने वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन मैं प्रश्न आमंत्रित करती हूँ हमारे जो मॉडरेटर सर हैं या शुक्ला जी हैं, आपके मन में अगर आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों से कई बार बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। जी डॉक्टर मैम, बहुत अच्छा सत्र। आज का जो आयुर्वेदा के जो रूल्स हैं, जिसके तहत हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और रही बात प्रश्नों की, तो प्रश्न तो उनके जो भी मन में होंगे, आपके बताने का जो तरीका रहा है उसमें उनको हर प्रश्न का उत्तर ऐसे ही मिल गया है, इसलिए अभी कोई प्रश्नोत्तरी है नहीं। फिर भी आगे भविष्य में आती है तो हम कांटेक्ट करेंगे। और बाकी सत्र में जो कुछ भी आज बताया गया है लोगों के लिए, कि सबसे बड़ी बात है कि जीवन अमूल्य है। ये जीवन जो मनुष्य का जीवन मिलता है, इसको वाकई में मनुष्यता से जीना चाहिए, क्योंकि जानवरों वाली जिंदगी आज मनुष्य जी रहा है। हर तरीके, गलत तरीके, हर कहीं ना कहीं मतलब उसका पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है। जैसा कि बताया गया कि जो सोने का समय होता है उस समय हम जग रहे होते हैं, जब जगने का समय होता है, उठने का समय होता है, तब हम सो रहे होते हैं। सब उलट पलट है, इसीलिए आज सबकी जिंदगी, सबका जीवन काल उलट पलट चल रहा है, व्याधियों से घिरा हुआ है। मानसिक रूप से भी बीमार है, शारीरिक रूप से भी बीमार है। और मेडिसिन ढूंढा करता है कि मतलब हम रोज शाम सवेरे मेडिसिन का यूज करें और दिनचर्या को आगे बढ़ाएं, काम करें, ऐसे काम करो, दवा खा के काम करो, मतलब समथिंग। ये जो नहीं होना चाहिए, यही तो सबसे बड़ा है कि आज 100 ईयर्स की जो एज है वो हमारे 50 ईयर्स, 40 ईयर्स में कन्वर्ट होती जा रही है। तो कम से कम मतलब कुछ नहीं करिए, अपने अपने लिए, स्वतः के लिए केवल समय निकालना शुरू करिए और उसको अपने दिनचर्या को ठीक करिए। जो उसका समय, जिस समय जो होता है उस शेड्यूल को फिक्स करें और अपना एक, जैसे बताया गया मैम के द्वारा, कि टारगेट, एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें लाइफ का, अपने काम का, हर तरीके को। तो इस तरीके से अगर आप जीना शुरू कर देंगे तो निश्चित है कि आप स्वस्थ भी रहेंगे और अपनी पूरी उम्र जी पाएंगे। तो मैं बस यही कहूंगा कि जैसा मैम ने कहा कि सत्र लेने के लिए तो बहुत सारा मटेरियल है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन ये जो समय है, जब बात आती शेड्यूल की, तो जब शेड्यूल फिक्स है 1 घंटे का, तो हम 1 घंटे में जितना मैक्सिमम दे सकते थे आज दिए। और आगे फिर हम आएंगे, फिर हम बताएंगे बहुत कुछ। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम लोग विराम देंगे, मगर बस एक ही अनुरोध है कि सभी लोग योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदा को अपनाएं और इससे अपना स्वस्थ जीवन बनाएं और दिनचर्या को बिल्कुल सुधारें, क्योंकि उसी से सब बिगड़ रहा है। वही हमारा पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का खराब कर रहा है, हमारे मानसिक स्ट्रक्चर को भी खराब कर रहा है। तो सब लोग टारगेट करें कि हमें अपने पहले स्वास्थ्य को ध्यान देना है, ताकि जैसे स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो ये धन इसलिए है क्योंकि जो धन हम स्वास्थ्य को लेकर खर्च करते जा रहे हैं उसे हमें बचाना है। वही बचा लेना ही हमारे लिए बहुत बड़ा ये धन का काम करेगा। तो इस तरीके से सभी लोग समय अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने मन के लिए दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय पूर्ण हो चुका है। और डॉक्टर अलका मैम को मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम संचालन के लिए। बहुत अच्छा रहा आज का महासत्र, और आगे भी अनुरोध करूंगा। वैसे हमारे अनुरोध करने से पहले डॉक्टर मैम ने कह रखा है कि हम स्कूल योग पीठ के लिए सहयोग में रहेंगे, जब भी याद किया जाएगा हम आएंगे। मगर फिर भी हम एक सत्र हर माह मैम का कराएंगे। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर भगवान दास जी, दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर, आए और आज के कार्यक्रम को विराम देने से पहले शांति पाठ कराएं और मैम को धन्यवाद करें। धन्यवाद।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसमें कोई संशय नहीं है कि डॉक्टर अलका गुप्ता जी ने एक समय बांधा और आयुर्वेद के साथ जीवन को इतना साध्य बना दिया कि वाकई हमारे भारतीय परंपरा में इतनी शक्ति है कि हम विश्व गुरु बनने के काबिल हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। जब ऐसे ऐसे वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतना ज्ञान रखते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम सब प्रकार से अपने देश, अपने राज्य, अपने परिवार के साथ ऐसा ही सामंजस्य बना के रखें, प्रेम भाव से रहें। और दुनिया में तो काफी कुछ बदलाव होते रहते हैं। यही हमारी देश की संस्कृति रही है कि हम लोग बड़े प्रेम भाव से और सबको एक साथ विश्व को कुटुंब बना के अपना कार्य करते रहें। और इसी के साथ आज का सत्र हम विराम देने की ओर हैं। सर्वप्रथम शांति पाठ करेंगे। आइए, कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। आज का सत्र यहीं विराम करते हैं। कल पुनः फिर उपस्थित होंगे शाम 7 बजे इंडिया समय के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार। और जो लोग इस सत्र को सुनना व देखना चाहते हैं, बड़ी खुशी के साथ इस सत्र को अपनाएं और ज्ञान अर्जित करें और सबको धन्यवाद दें। सुने और सुनाएं, यही हमारी पद्धति रहे। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद ये सभी को। जो किसी भी मंत्र के बाद 3 बार शांति बोलते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? मैं 2 लाइन में बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये 3 बार शांति बोलने का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भौतिक जो दुख हैं, जितने भी आदि भौतिक, आदि दैविक, दैवी दुख हैं, और जितने आध्यात्मिक मतलब जो मनुष्य के द्वारा गलतियां होती हैं इन 3 क्षेत्रों से, तो वो सब शांत करिए। हे प्रभु, मेरे जितने भी तमाम प्रकार के दुख हैं, शांति शांति शांति। बिल्कुल। इसलिए 3 बार प्राकृतिक भी है, दैविक भी है। बिल्कुल ठीक है। ओ, धन्यवाद। ओम।